फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर मेरी वीडियो कोई मॉर्निंग में देख रहा हो तो उसको गुड मॉर्निंग, अगर कोई दोपहर में देख रहा हो तो उसको गुड आफ्टरनून, और अगर कोई मेरी वीडियो शाम को देख रहा हो तो उसको शुभ संध्या। क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी विश करने से प्रॉब्लम ही होती है, तो जो जब देखे उसको तब का नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हम जो लूसेंट जी के बुक रीडिंग स्टार्ट किए थे, आज उसके क्रम में ये 7th वीडियो है। तो आज हमें देखना है सैयद वंश। हमने तुगलक वंश तक कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले कि शुरू करें, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश, जो सैयद वंश आया उसका समय काल है 1414 से 1451 ईस्वी। इसी टाइम पीरियड में इनका शासन रहा भारत में। हम देखते हैं कि इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था खिज्र खां, यानी कि सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि रैयत आला की उपाधि धारण किए थे और इसी में ये संतुष्ट थे। जो खिज्र खां है वो तैमूर लंग के सेनापति थे। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो जाती है। जो खिज्र खां के पुत्र थे मुबारक खां, इन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। फिर हम देखते हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, और ये जो याहिया बिन सरहिंदी है इनकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही, और इसमें आपको सैयद वंश के विषय में जानकारी मिल जाएगी। फिर यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर जो है उसकी स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश के अंतिम जो सुल्तान रहे वो अलाउद्दीन आलम शाह थे, और सैयद वंश के शासन मतलब टोटल 37 ईयर्स तक रहा। अभी जो 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इनका क्रम पूछा गया था कि जो सैयद वंश है उसमें कौन से शासक का कैसे क्रम में शासन रहा। तो इसमें जो है हो जाएगा खिज्र खां, मुबारक शाह और आलम शाह। इसी तरह से क्रम सजाना था आपको। चलिए आगे देखते हैं लोधी वंश के बारे में। जो लोधी वंश है उनका टाइम पीरियड है 1451 से 1526 ईस्वी, और इनके जो संस्थापक रहते हैं वो बहलोल लोधी रहते हैं। कहीं कहीं इनके बारे में बकलोल लोधी भी मिलता है इनके नाम को लेकर के। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर के दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़े रहा करते थे। काफ़ी सभ्य थे। बहलोल लोदी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। फिर हम देखते हैं 1504 ईस्वी में जो सिकंदर लोदी हैं इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन जो है वो सिकंदर लोदी ने करवाया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों में मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हम देखते हैं गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका जो पुत्र है इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर के आगरा के सिंहासन पर बैठता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है। इस युद्ध में यह मारा भी जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो दिए थे उसमें आते हैं पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा करवाया गया था। हम आगे फिर जो है ये
हो गया। जो 5 वंश आए थे सल्तनत काल में, उनके बारे में सारी बातचीत हो चुकी है। तो उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में देख लेते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, जैसे केंद्रीय प्रशासन के जो मुखिया थे उन्हें सुल्तान कहा जाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय जो अमीर थे वो काफ़ी मतलब उनका प्रभाव बहुत कम हो गया था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के टाइम में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक हुआ करती थी। इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाया करते थे। बार ए आजम जो है उसमें जो सुल्तान है वो राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा किया करते थे। मंत्री और उससे संबंधित जो विभाग थे उसके बारे में देखते हैं। जैसे वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था और इनके पास राजस्व विभाग होता था। हम देखते हैं मुशरिफ ए मुमालिक, जिन्हें महालेखाकार कहा जाता है, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा यही करते थे। फिर हम देखते हैं मजमूदार। ये जो मजमूदार हैं वो उधार दिए गए धन का हिसाब रखते थे। जो खजीन हैं ये कोषाध्यक्ष थे। आरिज मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। जो बरीद ए मुमालिक है ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। और जो वकील ए दर हैं ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल किया करते थे। दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। दिल्ली सल्तनत जो है वो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का जो शासन है नायब या वली या मुफ्ती के द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिकों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का जो प्रमुख अधिकारी था वो शिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। फिर हम देखते हैं जो शिक है उसको परगना में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी हुआ करता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। और सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना का वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं हम। जैसे कि कुछ विभाग दिए हुए हैं और उसको किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था ये बताया गया है और ये पूछा भी जाता है। जैसे दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बना या उन्होंने बनाया। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। ये पीसीएस में पूछा गया है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन के द्वारा बनवाया गया। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक और दीवाने इस्तिहाक जो कि पेंशन विभाग था ये भी फिरोज शाह तुगलक से ही संबंधित है। अब हम राजस्व कर व्यवस्था के बारे में देखते हैं। जैसे उस्र, जो उस्र था ये एक प्रकार का कर था और ये मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर के रूप में। जो खराज है ये भी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का ये 40वां हिस्सा लगता था। जो जजिया है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, धार्मिक कर था। नोट में दिया हुआ है खुम्स या खम्स के बारे में। यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था। 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार था तथा जो शेष 4/5 भाग था उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार था। जो फिरोज शाह तुगलक हैं इनको छोड़ करके अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हम इधर देखते हैं सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक कहा जाता था तथा अर्राद भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित होता था और जो मुस्लिम कानून है इसके 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। जो सुल्तान है सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। क्या? मुक्ताई।
भूमि की नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान को जो निर्धारण किया जाता था उसे मसाहत कहा जाता था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। और आगे हम देखते हैं देवल जो है वो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि जो 10 अश्वारोही, जिनके पास 10 अश्वारोही सेना होती थी, उन्हें एक सर एक खेल कहा जाता था। और जिसके पास 10 सरे खेल थे उन्हें एक सिपाह सलार कहा जाता था। और 10 सिपाह सलार से एक अमीर बनते थे। 10 अमीर बराबर एक मलिक और 10 मलिक बराबर एक खान, ये सभी पद थे। फिर हम देखते हैं स्थान और उनकी क्या प्रसिद्धि के क्या कारण थे। जैसे सरस्वती, जो सरस्वती स्थान है अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। जो अन्हीवाड़ा है वो व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। जो सतगांव है रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जबकि बनारस सोने चांदी एवं जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। आगे विजयनगर साम्राज्य आ जाता है। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हम आगे देखते हैं हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की नींव डाली थी। फिर हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं और इनकी जो राजभाषा थी वो थी तेलुगु। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सुलुव, तुलुव और अराविडु वंश। थोड़ा सा गलत हो गया, संगम ये होना चाहिए सालुव, इसमें दरअसल ये ठीक से लिखा भी नहीं है, इसमें सा में बड़ा की मात्रा होनी चाहिए थी, इसलिए पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। आगे तुलुव और अराविडु वंश, तो सबसे लास्ट में जो आया वो था अराविडु वंश। फिर हम देखते हैं बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। फिर हम देखते हैं हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इटली के यात्री थे निकोली कॉन्टी, ये विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें लाई जा सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। फिर हम देखते हैं संगम वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए उनका नाम था देवराय द्वितीय और इन्हें इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत थे अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं हम इसमें। जैसे कि संगम वंश के प्रमुख जो शासक हैं उनके बारे में बताया गया है। जो हरिहर थे उनका टाइम पीरियड था 1336 से 1356, बुक्का प्रथम 1356 से 1377, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 और आगे है देवराय प्रथम 1406 से 1422, देवराय द्वितीय 1422 से 1446, जबकि जो मल्लिकार्जुन है इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1446 से 1465 ईस्वी। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी में इनका टाइम पीरियड था। फिर हम देखते हैं देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन ने प्रौढ़ देवराय कि उनकी उपाधि थी या उन्हें प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था मल्लिकार्जुन को। फिर हम देखते हैं सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की, जिनका टाइम पीरियड है 1485 से 1506 ईस्वी। फिर आगे देखते हैं सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलुव वंश का शासन स्थापित होता है। तुलुव वंश का टाइम पीरियड है 1505 से 1565 और इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश के महान शासक हुए कृष्णदेव राय। 8 अगस्त 1509 को यह शासक बनते हैं। फिर हम देखते हैं सालू तिम्मा कृष्णदेव राय के योग्य मंत्री एवं सेनापति थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय के शासनकाल में अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था और यहाँ जो की लिखा है यहाँ होना चाहिए था का।
काफ़ी सारी मिस प्रिंट है, मतलब कि काफ़ी सारी वर्तनी में इसमें अशुद्धियाँ दी हुई हैं बुक में, पढ़ने में भी इसी वजह से प्रॉब्लम होती रहती है। फिर हम देखते हैं कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस, इनका नाम था डोमिंगोस पायस, ये विजयनगर की यात्रा पर आते हैं। फिर हम देखते हैं कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे और इन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहलाता था। फिर हम देखते हैं कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। आगे फिर बताया जा रहा है कि जो पांडुरंग महात्म्य है, इसकी रचना तेनालीराम रामकृष्णा ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इनकी जो मृत्यु है वो 1529 ईस्वी में होती है। फिर हम देखते हैं कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। तुलुव वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था सदाशिव। फिर आगे देखते हैं जो राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध है 23 जनवरी 1565 को होता है और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो जाता है। फिर विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्य में मतलब राज्यों के संघ में कौन कौन शामिल थे, मतलब कई राज्यों ने मिलकर के विजयनगर को ये बन्नी हट्टी के युद्ध में पराजित किया था। तो उसमें शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। और इस संयुक्त मोर्चे का जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे अली आदिल शाह। फिर हम देखते हैं तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व तेनालीराम ने किया था। तालीकोटा के युद्ध में जो विजयनगर है इसका नेतृत्व राम राय ने किया था, तेनालीराम ने नहीं किया था, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। फिर विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। सबसे पहला आता है उसमें तुंगभद्रा के दोआब में, दूसरा आता है कृष्णा गोदावरी के कछार में और तीसरा आता है मराठावाड़ा प्रदेश में। फिर हम देखते हैं तालीकोटा युद्ध के बाद जो सदाशिव हैं इन्होंने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया और फिर अपना प्रशासन वहाँ से किया। फिर देखते हैं कि विजयनगर के चौथे जो राजवंश है जिसका नाम है अराविडू वंश 1570 से 1672, इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडू वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था रंग तृतीय। फिर देखते हैं अराविडू शासक थे वेंकट द्वितीय, इनके शासनकाल में ही वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम अगर हम घटते हुए में देखें तो इस प्रकार था। सबसे जो मतलब कि बड़ा था उसे प्रांत या मंडल कहा जाता था, उससे छोटा था कोट्टम या वलनाडु अर्थात जिला, और उससे छोटा था नाडु, देन मेला ग्राम जो कि 50 गाँव का समूह था, और सबसे छोटी संस्था थी उर जिसे ग्राम कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत हुआ करते थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो कि अमरम कहलाती थी। आयंगर व्यवस्था क्या थी, तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु जो मतलब कि प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी उनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकते थे, यानी बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। करड़िक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था लगान और भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां हिस्सा हुआ करती थी। विवाह कर एवं वधू मतलब जो विवाह कर था वो वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले लोग इस कर से मुक्त रहते थे। उम्बली के बारे में देखते हैं
ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि भूधारण की यह पद्धति थी। रक्त कोड़गे, जो रक्त कोड़गे है वो क्या है, तो वो है युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत, जो मतलब युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था रक्त कोड़गे। फिर हम देखते हैं कुट्टगी। जो कुट्टगी है वो ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे दिया करते थे, तो ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें कूदी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग के जो उच्च अधिकारी थे उन्हें दंडनायक या सेनापति कहते थे। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे हुए लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्बग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनकी जो आजीविका था उसके लिए भूमि या नियमित वेतन इन्हें दिया जाता था। नोट में दिया हुआ है कि विजयनगर की मुद्रा थी पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा थी हूण। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि विजयनगर में आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री थे, मतलब उनके बारे में बताया गया है, मतलब यात्री का नाम और किस देश से आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, कौन सा टाइम पीरियड था। जैसे कि एक यात्री आए थे निकोली क्वांटी और ये इटली से आए थे 1420 ईस्वी में। उस समय विजयनगर में देवराय प्रथम का शासन था। अब्दुल रज्जाक फारस से आए हुए थे 1442 में देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में। जो नूनीज हैं वो पुर्तगाल से आए थे 1450 में मल्लिकार्जुन के टाइम पीरियड में। और जो डोमिंग पायस हैं यह पुर्तगाल से आए हुए थे 1515 में कृष्ण देव राय के समय में। बारबोसा जो है वो पुर्तगाल से आए थे 1515-16 में कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में। तो फिर हो गया ये, हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य तक देखा। बहमनी साम्राज्य के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से करते रहें। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।